गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेल। चलिए बेटा, हम लोगों ने डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं डिमांड चैप्टर को थोड़ा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर आप पहले भी कर चुके हैं, सो हम टाइम ना वेस्ट करें इसके ऊपर। एक बार रिवीजन के लिए करवा रहा हूं मैं जिस इसको, ताकि आपको रिवीजन हो जाए इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, या इसको हम लोग डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड के फंक्शन, यानी डिमांड जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो हमने यहां पर डिमांड फंक्शंस को भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए बेटा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या क्या है। ये डी का मतलब है डिमांड, डी दिख रहा है आपको। इस डी का मतलब है डिमांड, एक्स का मतलब कमोडिटी, एफ का मतलब फैक्टर्स। जो पॉइंट्स हैं उनको ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब होता है इनकम, टी का मतलब टेस्ट, ई का मतलब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में दिया है जो आप पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी गुड की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? उस गुड्स के प्राइस पर। ठीक है, खुद के प्राइस पर। किसी भी गुड का प्राइस अगर हाई होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी भी गुड का प्राइस अगर लो होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात आपको? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, गुड्स की डिमांड सबसे पहले उस गुड्स के खुद के प्राइस पर क्या करती है? डिपेंड करती है। सेकंड है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब भी रिलेटेड गुड की बात होगी तो हम गुड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, दिस आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के बदले में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सच एज अ टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो टी के प्राइस बढ़ गए तो लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी पर। टी के प्राइस इंक्रीज होने पर टी की डिमांड कम और कॉफी की डिमांड इंक्रीज। अगर मान लो बॉल पेन के प्राइस इंक्रीज हो गए तो लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? इंक पेन पर। यानी एक के प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर। जैसे कि आप लगा लो कोलगेट और पेप्सोडेंट है, इन दोनों का क्या काम है? ये दोनों ही माउथ फ्रेशनर है। ठीक है, और कोलगेट के प्राइस मान लो इंक्रीज हो गए तो बहुत सारे लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? पेप्सोडेंट पर। यानी कोलगेट के प्राइस इंक्रीज, पेप्सोडेंट के प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोलगेट के प्राइस इंक्रीज लेकिन पेप्सोडेंट की डिमांड इंक्रीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, विदाउट इंक पेन का कोई रोल नहीं है, विदाउट बटर ब्रेड का कोई रोल नहीं है, यानी दूसरे पे एक दूसरे पे डिपेंड है। उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो एक दूसरे की डिमांड कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लो कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अब बात देखें यहां पर, कार के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। कार के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज। तो लोग क्या करेंगे? कार कम परचेज करेंगे। कार कम परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। यानी कार के प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कार के प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि कार के प्राइस इंक्रीज हुए तो लोगों ने कार लेना कम कर दिया। कार की डिमांड कम होगी तो मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर? चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो अदर गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा
कोलगेट के प्राइस इंक्रीज तो पेप्सोडेंट की डिमांड इंक्रीज। अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो कोलगेट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जब कार के प्राइस इंक्रीज होंगे, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज डिमांड फॉर अ गिवन गुड फॉल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस जब इंक्रीज हो जाएंगे, मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसके प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो गिवन गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट था ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड पॉइंट था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम के बेस पर जब भी इनकम की बात करेगा तो हम गुड्स को टू टाइप में डिवाइड कर देंगे, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, थोड़ा लो क्वालिटी गुड, जैसे कि लाइक अ कॉर्स ग्रेन, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स थोड़े लो क्वालिटी गुड्स। अब बात क्या हो रही है, हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। नेचुरल सी बात है, हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम अच्छी क्वालिटी गुड्स ज्यादा यूज करेंगे और लो क्वालिटी गुड्स कम यूज करेंगे। अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो गई तो लो क्वालिटी के ज्यादा यूज होंगे और नॉर्मल क्वालिटी के कम होंगे। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। नॉर्मल गुड्स के केस में ना इनकम और डिमांड के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स मे या मे नॉट बी द एसेंशियल ऑफ लाइफ। नॉर्मल गुड्स एसेंशियल गुड्स भी हो सकते हैं और नहीं भी। और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, हमेशा हमेशा एसेंशियल गुड्स होते हैं, लाइक अ ग्रेन, ठीक है, क्लॉथ एक्सेट्रा। In case of normal goods, there is always inverse relationship between price of commodity and demand, ठीक है। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें हमेशा प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल गुड के प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर मे या मे नॉट बी इनवर्स रिलेशनशिप, या हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर मार्केट में कोई गुड है और उसकी फेवर में हमारा टेस्ट जा रहा है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। मार्केट में कोई गुड प्रिवेल है, उसके टेस्ट मतलब उसके फेवर में हमारा टेस्ट नहीं जा रहा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। द गुड्स प्रिवेल इन द मार्केट फॉर विच आवर टेस्ट इज गोइंग, देन डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। इफ वी डू नॉट लाइक द गुड प्रिवेल इन द मार्केट देन डिमांड विल डिक्रीज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में, तो टुडे आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होने वाला है इन फ्यूचर, तो टुडे डिमांड विल इंक्रीज। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस कम होने वाला है तो आज ना डिमांड करके आप क्या करोगे, इन फ्यूचर उसकी डिमांड कर लोगे, ठीक है बेटा। ये थे आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन जो होते हैं उनमें ये तो आते ही आते हैं, इंडिविजुअल वाले सारे आएंगे ही आएंगे, दो और एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। मार्केट डिमांड फंक्शन वाले में इंडिविजुअल वाला टॉपिक तो सारा आपका आएगा ही आएगा, इंडिविजुअल वाले सारे फंक्शंस तो आपके आएंगे ही आएंगे, साथ में दो और जुड़ जाएंगे। दो कौन कौन से जुड़ जाएंगे, एक एन और एक वाईडी। एन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, देखिए पॉपुलेशन साइज क्या कहता है यहां पर, अगर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल, तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ डिमांड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप कर रहे हैं तो मैं आपको इसको 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आप मीनिंग लिख के आएंगे। दिस लॉ स्टेट दैट,
ये लॉ क्या कहता है? प्राइस राइज, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस राइज, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है। इसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर टेल बनानी है इसके अंदर 1 2 3 4 4 3 2 1। ठीक है, टेल बना लोगे, प्राइस 1 2 3 4 एंड देन 4 3 2 1। टेल बनाने के बाद आपको क्या काम करना है? कर्व बनाना है। इसका बहुत ही सिंपल सा कर्व है। यहां पर ये रहा, एक साइड प्राइस और एक साइड क्वांटिटी। आप जो टेबल बना रहे हैं उस टेबल के बेस पर भी कर्व बना सकते हैं। प्राइस आपको लेना है 1 2 3 4 और 4 3 2 1। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग हो गया, मीनिंग के बाद आपकी टेबल हो गई, टेबल के बाद आपकी कर्व हो गई। देन अजम्पशंस, अजम्पशन चलेगी यहां पर। अजम्पशन, इस लॉ की कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? पहली आपको क्या करना है, जो आपने फंक्शंस पढ़े थे उन फंक्शंस में सिर्फ पहला फंक्शन छोड़ देना, प्राइस ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े थे सभी फंक्शंस के सामने कांस्टेंट वर्ड लगा देना। जैसे कि देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डज नॉट चेंज। इन जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े थे उन सबके सामने क्या लगा देना? कांस्टेंट वर्ड लगा देना। ठीक है बेटा, अजम्पशंस कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना। वाई डज डिमांड का स्लो डाउनवर्ड, या वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना। देन एक्सेप्शन, इस लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद, अपोजिट। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? प्राइस राइज, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज। लेकिन कुछ केस में ऐसा नहीं होता, कुछ केस में अपोजिट होता है। वो केस कौन कौन से हैं? पहला केस, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, अपोजिट। कुछ केस में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट केस, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। कुछ आर्टिकल्स जो होती है वो अलग ही नेचर की होती है, मतलब जिसको हम शो आउट परचेज करने के लिए परचेज करते हैं। शो आउट का मतलब महंगी होगी तभी हम परचेज करेंगे, वो आइटम अगर सस्ती हो जाएगी तो हम परचेज नहीं करेंगे। तो कुछ आइटम्स जो होती है वो हम शो आउट करने के लिए, सोशल दिखावा करने के लिए परचेज करते हैं। जैसे ज्वेलरी, गोल्ड। गोल्ड लोग परचेज क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड के रेट क्या है? हाई है। गोल्ड को पहनने से क्या होता है? शो आउट होता है। तो कुछ आइटम्स है जो डिस्टिंक्शन नेचर की होती है, उनको परचेज किया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो कॉस्टली है, वो महंगी है, उनके रेट हाई है, शो आउट करने के लिए मुझे परचेज करनी है। जैसे एक गाड़ी 5 लाख की भी आती है, एक गाड़ी 20 लाख की भी आती है, दोनों का काम सेम है। फिर एक पर्सन 20 लाख की गाड़ी क्यों परचेज करता है? सिर्फ शो आउट करने के लिए कि वो अपनी वेलनेस को शो कर रहा है, अपनी वेल्थ को शो कर रहा है वो। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स क्या होते हैं? थोड़ा लो क्वालिटी गुड्स। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो गुड्स के प्राइस, जिन गुड्स के प्राइस कम है ना, वो लो क्वालिटी गुड्स है। हम हमेशा गुड्स के क्वालिटी को उसके प्राइस से जज कर लेते हैं। हमारा सोचना ये होता है कि अगर इसके प्राइस कम है तो लो क्वालिटी है। तो इंफीरियर गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में ये लो अप्लाई नहीं होता। देखिए क्या कहते हैं, गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स showing a very high negative income effect. As a result, when a price of such commodity fall, the demand also fall. जैसे इन गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो इनकी डिमांड और कम हो जाती है, इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स। ठीक है, तो इनको गिवन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। देखिए गिवन गुड्स में क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो गुड जितना लो प्राइस का है ना, उसकी क्वालिटी उतनी लो है, तो उसके प्राइस मान लो और कम हो गए तो हम और कम परचेज करेंगे। अगर गिवन गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, हम सोचेंगे कि जितना महंगा उतना बढ़िया। ठीक है, तो गिवन गुड्स के केस में भी ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। इरेशनल जजमेंट, लॉ ऑफ डिमांड फेल व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। इट इज इरेशनल जजमेंट। परहैप्स it is owing to a huge price difference between organic and non-organic product in the market. The richer section of society consider organic product as of very high quality. Accordingly, quantity demand of this product has a tend to rise even when the prices are extremely high. कहने का मतलब क्या बेटा, इरेशनल जजमेंट भी वही बोल रहा है लगभग कि कस्टमर जो है वो गुड्स को उसके प्राइस से जज करता है। वो सोचता है कि जितने ज्यादा प्राइस होंगे ना,
तो उतना ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो कस्टमर की जजमेंट जो होती है वो इरेशनल है। इरेशनल जजमेंट मतलब गलत जजमेंट है। कस्टमर सोचता है हाई प्राइस हाई क्वालिटी, लो प्राइस लो क्वालिटी। तो कई बार वो अपनी इस जजमेंट के कारण भी हाई क्वालिटी हाई प्राइस के गुड्स को परचेज करना ज्यादा पसंद करता है रेदर देन लो प्राइस गुड्स। ठीक है, बात आ रही समझ? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन समझ आ गया, गिवन गुड समझ आ गया, इरेशनल जजमेंट समझ आ गया। चलिए आगे, 3 ही पॉइंट है इसके। हाँ, एक्सेप्शन के 3 ही पॉइंट है कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, ये लॉ अप्लाई नहीं होता, गिवन गुड्स में ये लॉ अप्लाई नहीं होता, इरेशनल जजमेंट कंज्यूमर द्वारा कई बार इरेशनल जजमेंट में ये वाला लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। चलिए, उसके बाद का टॉपिक आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बेटा यहां पर ये 2 टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से आप लोग क्लास के अंदर कर चुके हो। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है? इट शो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मूवमेंट वाला जो टॉपिक है वो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है और अदर फैक्टर्स को क्या रखता है? कांस्टेंट। ये क्या कहता है? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मूवमेंट अलोंग डिमांड, इसके मीनिंग में आप क्या लिखेंगे? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के मीनिंग में क्या लिखेंगे आप लोग? इट शो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इट शो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को जो मूवमेंट वाला टॉपिक है वो क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के 2 पार्ट्स है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहता है डिमांड इंक्रीज ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, क्योंकि यहां पर हमें रिलेशनशिप प्राइस के बेस पर दिखाना है, हमें डिमांड को प्राइस के बेस पर दिखाना है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड इंक्रीज, एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड डिक्रीज ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आ रही है बात समझ बेटा अच्छे से? चलिए देखिए, यहां पर एक चार्ट देखिए। मूवमेंट वाले टॉपिक को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोला जाता है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को ओनली चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। मूवमेंट वाले टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट वाले टॉपिक को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोला जाता है और शिफ्ट वाले टॉपिक को चेंज इन डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? मूवमेंट वाले टॉपिक के कितने पार्ट्स है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पहला टॉपिक। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड इंक्रीज ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मीनिंग आप क्या लिखेंगे? डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यहां पर प्राइस 5 है, डिमांड 1, प्राइस 1 हो गया, डिमांड 5, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद एक कर्व बनाएंगे आप लोग इसी टेबल के बेस पर। प्राइस 5 डिमांड 1, प्राइस 1 डिमांड 5, डिमांड बढ़ गई ना, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये एरो जरूर दिखा के आएंगे, इस एरो से पता चलेगा एक्सटेंशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड डिक्रीज ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए, प्राइस इंक्रीज 1 से 5, डिमांड 5 से 1 इंक्रीज डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये देखिए, प्राइस 1 था, डिमांड 5 थी, प्राइस 5 हो गया तो डिमांड 1 हो गई। एरो दिख रहा है ना? ठीक है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक बहुत ही इजी है। एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, बात आ रही है समझ अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल? यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आपका शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है इसको ओनली चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो होता है वो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड एंड अदर फैक्टर्स के बीच। शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड एंड अदर फैक्टर्स के बीच। प्राइस क्या रहता है यहां पर? कांस्टेंट, यानी डिमांड में चेंज हो रहा है वो अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है, प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के 2 टॉपिक है,
इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड क्या कहता है? डिमांड इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। क्या कहता है ये? डिमांड इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस तो हम यहां कांस्टेंट रखने हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने का रीजन अदर फैक्टर होगा कोई, ठीक है। देखिए यहां चार्ट देखिए, प्राइस 10 डिमांड 20, प्राइस 10 कांस्टेंट रहेगा, डिमांड इंक्रीज हो गई 20 से 30 हो गई। ये देखिए एक कर्व बनाया यहां पर, ये आपका पहले डिमांड थी, प्राइस उतना ही रहेगा, डिमांड क्या दिखा रहा है? ये इंक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। ये कर्व देखिए आराम से, ये प्राइस लाइन है आपकी, ये आपकी प्राइस लाइन है, ये आपकी पहले डिमांड थी। अब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस उतना ही है। रीजन क्या है? कोई और फैक्टर रीजन होगा, अदर फैक्टर रीजन होगा, हमारी इनकम इंक्रीज हो गई हो, ठीक है, या फिर हमारा टेस्ट उसके फेवर में आ गया हो, उसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया हो, ठीक है, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है यहां पर, ठीक है, उसके खुद के प्राइस छोड़कर बस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। डिक्रीज इन डिमांड कहता है डिमांड डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर देखिए प्राइस 10 डिमांड 30, प्राइस 10 प्राइस उतना ही है, डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रीजन क्या होगा? कोई और फैक्टर होगा, प्राइस यहां पर रीजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए प्राइस कांस्टेंट है, ये आपकी पहले डिमांड थी, अब डिमांड डिक्रीज दिखानी है आपको बैक की तरफ, ठीक है। ये प्राइस बनेगा, ये आपकी डिमांड बनेगी, आपको डिमांड बैक की तरफ दिखाना है, डिक्रीज फॉर्म दिखाना है। रीजन क्या? मेरी इनकम कम हो गई हो, या सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम हो गए हो, या मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इस गुड के प्राइस कम होने वाले हैं, तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण मेरी डिमांड डिक्रीज हो गई है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट है, क्लियर है, चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। आपको यहीं तक करना है, इसके अलावा नहीं करना। ये चैप्टर हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से किया है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए था, थोड़ा फास्ट था, रिवीजन के लिए है बस, ठीक है, ताकि आपको कोई रिमाइंड हो जाए चैप्टर अगेन। क्लियर है? कल हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो न्यूमेरिकल चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से करना आप लोगों को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।